जो मौजूद है वो है डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, जो कि कहते हैं कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और एस्थमा और एलर्जी न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट भी हैं। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि बच्चों के अंदर जो आजकल आप देख रहे हैं कि सर्दियों का भी आगाज़ ही हो रहा है और हवा चेंज हो रही है, डस्टी वेदर हो रहा है और इन तमाम चीज़ों के बाद बच्चे बड़े मुतासर हो रहे हैं। बच्चों को बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बीइंग अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट किस तरह के केसेस देख रहे होते हैं? थैंक यू वेरी मच। मेट्रो टीवी ने हमें मदऊ किया और ये चीज़ें बताने का मौका मिलता है आप लोगों के साथ, और आप लोगों का भी कि आप लोग इतने अच्छे सवालात करते हैं कि जिससे आगे हमें लोगों तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं। पहले तो आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि अगर आपने ये रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस जो आजकल चल रहा है, जिसको कहते हैं ब्रोंकोलाइटिस या दमा चल रहा है, या मौसम चेंज होने की वजह से नमूनिया चल रहे हैं, फ्लू का सीज़न चल रहा है, उसमें डिले मतलब लेट ऑनसेट ऑफ डॉक्टर्स विजिट नहीं करनी होती। उसमें आपको शुरू से ही डॉक्टर्स के साथ रुजू रखना है अपने आप को, और साथ में आपको उनकी ट्रीटमेंट्स को फॉलो करना है। और कौन से डॉक्टर्स के साथ जो इन चीज़ों में डील करते हो, नॉट विद द जनरल फिजिशियंस जो बड़ों को देखते हैं और छोटे बच्चों को नहीं देखते होते, उनकी ट्रेनिंग छोटे बच्चों की नहीं होती है। होता ये है कि पब्लिक जो जनरल फिजिशियंस के पास जाती है वो उनको डायग्नोज नहीं कर सकते, उनके पास पेशेंट ज़्यादा होते हैं, वो उनको छोटी मोटी चीज़ें कर देते हैं, एक्सरेज नहीं कराते, और आपको पता चलता है एट लास्ट 3-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद बच्चा नमूनिया के साथ हमारे पास प्रेजेंट हो रहा होता है, फिर वो इंटेंसिव केयर में जा रहा होता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपको उसी वक्त डायग्नोज करना है कि फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, किससे लगे हैं। पहला तो ये कि कॉन्टैक्ट किसका है, किससे लगा, रेजिस्टेंट है, बड़ों से लगा है, बच्चों से लगा है। आजकल अब बच्चे 2 साल बाद प्रॉपर तरीके से स्कूल जा रहे हैं, तो ये सीज़न फ्लू बहुत ज़्यादा तौर पे जो है वो असरअंदाज हो रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर किसी घर में बच्चा, कोई बड़ा बच्चा कोई बीमार है, तो उसको आप फौरी तौर पे इसका इलाज करें, क्योंकि अगर घर में और छोटे बच्चे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंबाइंड फैमिली सबसे ज़्यादा रहती है, तो 8-8 बच्चे, 9-9 बच्चे एक साथ घर में रह रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है बीमारी घर में आती है, और 2-3 बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो सीरियस हो जाते हैं, और इसके साथ बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, नमोनियाज़ के इश्यूज़ होते हैं, आईसीयू में चले जाते हैं। तो इसको हम इम्यूनिटी का मसला ले लें कि जो बच्चे ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, क्या उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप नहीं हुई होती, इम्यूनिटी वीक होती है? छोटे बच्चों की तो इम्यूनिटी वैसे ही थोड़ी सी वीक होती है, और स्पेशली आपको एक और अच्छी बात बताऊं कि कुछ बच्चे अब आजकल के जो इस डिकेड में बच्चों को एलर्जीज क्यों होती है, क्यों इतना ज़्यादा इन्फेक्शन रेशो बढ़ा है। एक तो कंजेशन ऑफ पीपल ज़्यादा है, इन्फेक्शन रेशो बढ़ा है, क्योंकि आपके जो जंक फूड हैं, प्रिजर्वेटिव्स है जो हम ले रहे हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी गिरी है, उससे एलर्जी फैक्टर्स बढ़े हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि माओ ने अपना दूध पिलाना 25% कम कर दिया। 75% टॉप फीड्स पे बच्चे होते हैं, तो आप ये देखेंगे जब टॉप फीड्स पे होंगे तो आपकी इम्यूनिटी तो डेवलप नहीं हो सकती। अल्लाह ताला के निज़ाम के हिसाब से अगर आप जो माँ के दूध पे बच्चे होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। उनके बच्चे आप अगर देखें तो डॉक्टर्स की विजिट सबसे कम होती है, उन्हीं बच्चों की ज़्यादा होती है जो टॉप फीड्स पे होते हैं, क्योंकि टॉप फीड्स में जो है एलर्जी फैक्टर बढ़ता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो आपकी हेल्थ मोटा तो कर देगा शायद, लेकिन इंटरनली इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा। तो आपको पहले तो आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माँ का दूध ही इम्पॉर्टेंट है, अवलीन है, बेहतरीन है। एज ए पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मैं हमेशा सबको रिकमेंड करता हूँ कि आपको माँ का दूध ही पिलाना होता है, और 6 महीने तक तो कम्प्लीटली मदर फीड पे रखें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया कि इम्यूनिटी वैसे ही वीक होती है। अच्छा, मैंने मोस्टली केसेस में देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका सीना बड़ा जकड़ा हुआ होता है, और सीना जकड़ने के इश्यूज़ बड़े होते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो तो ये कहते हैं कि शायद हमने एसी में सुला लिया, या शायद हमने डस्टी वेदर है उस वजह से बच्चे जो है वो इस तरीके के जो है सिम्टम्स उनके अंदर क्रिएट हो रहे हैं कि उनका सीना जकड़ रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर उनको नेबुलाइज़र की तरफ लेके जाया जाता है। तो ये प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको डायग्नोसिस कब करनी है। अगर आपको फ्लू लाइक इलनेस घर में है किसी को, तो पहले तो इससे अलग करना है। सेकेंडली, मास्क, अगर कोविड में हमने मास्क की आदत कर ली है तो घर में भी इसी तरह मास्क की आदत रखें। अगर किसी को कफ है, नज़ला है, खांसी है, वेस्टर्न में अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि वेस्टर्न में आप देखें तो हर आदमी जब फ्लू लाइक इलनेस होती है तो हर आदमी कोविड हो या ना हो, पिछले डिकेड्स में भी जाए
तो मास्क का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। फ्लू होगा मास्क पहनना शुरू कर देंगे कि आवाम में ना फैले, एंडेमिक और एपिडेमिक ना हो जाए, मतलब घरों में और बाहर शहरों में ना हो जाए। अगर हम इसी तरह खांसते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली घर के पूरा एनवायरनमेंट ख़राब होता है। स्कूल में होता है तो स्कूल में भी खांसी हो रही होती है। दूसरा ये कि माएँ भी ये सोचती नहीं है कि अगर हमें माँ बाप पेरेंट्स जो हैं वो खांसी हो रही है, नज़ला हो रहा है, तो भी हम स्कूल में भेज देते हैं। फिर टीचर्स भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब खांसी हो रही है पूरे क्लास में तो ऑटोमेटिकली वायरल एंडेमिक, पहले तो उस क्लास में एंडेमिक हुआ, फिर वही चीज़ बाहर स्प्रेड होकर एपिडेमिक हो गई और पूरे शहर में फैल गई है फ्लू, जिस तरह अभी फैला हुआ है। सेकेंडली, अब अगर डायग्नोसिस बनानी, अब जैसे नाक ही बंद है, पहले तो छोटे बच्चों को नाक ज़्यादातर बंद होता है तो खरखराट की आवाज़ आ रही होती है। तो आपको पहले तो देखना है कि स्टीम दे के या फिर थोड़ा थोड़ा सा कावा दे दें उससे, या फिर नेज़ल ड्रॉप्स डाल के उसको सेटल करने की कोशिश करें। ज़्यादा ब्लॉकेज हो तो आपने नॉर्मल लाइन से न्यूबलाइज करना है कि नॉर्मल लाइन से न्यूबलाइज किया, स्टीम दे दिया, उसके बाद उसको ठीक कर लिया। अब वो चीज़ अगर बढ़ रही है तो मैंने आपको बताया कि आपको जनरल फिजिशियन के पास जाने से बेहतर ये है कि आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं जो इन चीज़ों में डील करते हो। तो आपको बता सकेंगे कि आपके बच्चे के अंदर जो नज़ला जम रहा है वो सीने में है या अपर आर्टिया है। एक अपर आर्टिया होता है, एक लोअर आर्टिया। अपर आर्टिया यहाँ पे होता है और लोअर आर्टिया हमारे लंग्स में होता है। तो आपके कहाँ पे इन्फेक्शन फैल रहा है या कहाँ पे म्यूकस ज़्यादा जमा हो रही है, स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। अगर मामूली सा भी अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो आपको ट्रीटमेंट दे देगा। अगर कोई न्यूबलाइजर की कुछ दवाइयाँ देनी होंगी तो वो स्टार्ट कर देगा, कुछ चीज़ें और बता देगा। क्योंकि छोटे बच्चे जितने भी होते हैं 1 साल से, उनको बहुत ज़्यादा कोई कफ सिरप या नहीं दे सकते, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो आपको उनको एसिम्प्टोमेटिक तरीके से ठीक करना है। आपको दवाइयाँ दे के ठीक नहीं करना, आपको दूसरे तरीके से ठीक करना है। एंटीबायोटिक्स का जहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है तो लोग क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक जहाँ गए वहाँ पे एंटीबायोटिक लिख दी। अब वायरल इलनेसेस में एंटीबायोटिक काम नहीं करती, उल्टा क्या करती है, आपके अच्छे वाले बैक्टीरियाज को भी मार देती है। तो आपकी और इम्यूनिटी गिरती है। जब इम्यूनिटी गिरती है तो ऑटोमेटिकली और उसकी जो इन्फेक्शन है वो फैलना शुरू होता है और इसके बाद वो नमूनिया की शक्ल इख्तियार करता है। तो पहले तो वायरल फ्लू हुआ, आपने एंटीबायोटिक पिला दी और इसके बाद जो है ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं हुई और एंटीबायोटिक भी पिला दी, इम्यूनिटी और गिरी, वायरस ने और अटैक किया तो वायरल बैक्टीरियल नमूनिया हो गया। तो वायरस ने भी अटैक किया, बैक्टीरिया ने भी अटैक किया और नमूनिया हो गया। फिर इसके बाद जब स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो इनके पास एक चीज़ होती है कि अगर बलगम यहाँ पे बहुत जमा हो रहा है, बच्चा सांस तेज़ ले रहा है या यहाँ पे गड़ा पड़ रहा है या यहाँ की हड्डियाँ चलना शुरू हो जाएं, जिसको हम कहते हैं सुप्रा कोस्टल रिसेशंस हो रहे हैं या सब कोस्टल रिसेशंस हो रहे हैं, तो इसके बाद हमें ये होता है कि हमें चेक करना होता है प्रॉपर तरीके से एक्सरे करा के या स्टेथोस्कोप से कि बच्चे का लंग कितना इन्फेक्टेड है। अगर बच्चे का लंग इन्फेक्टेड नहीं है और अपर रेस्पिरेशन में इसके इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें इसके लिए सक्शन ज़्यादा बेटर होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कुछ माँ बाप बहुत डर जाते हैं सक्शन कराने से, लेकिन डरना नहीं चाहिए। हमेशा मैं कहता हूँ कि सक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी लाइफ सेविंग होता है। अब जैसे हम बड़ों को अगर फर्ज करें कि बलगम म्यूकस जो होता है वो फंस जाता है तो हम क्या करते हैं, हम फोर्सफुली इसको निकाल देते हैं बाहर। छोटा बच्चा निकाल नहीं सकता। जो छोटे बच्चे के लिए यही होता है कि अगर बलगम यहाँ जमा होगा तो मल्टीप्लाई होता रहेगा, वहीं पे इन्फेक्शन ग्रो करेगा, बैक्टीरियाज भी ग्रो करेंगे, वायरल भी ग्रो करेगा, कई दफ़ा वो फंगल इन्फेक्शन की तरफ भी चला जाता है और लंग्स में चला जाता है। इसके लिए बेहतर यह है कि आप प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, सक्शंस कराएँ, नेबुलाइजेशंस कराएँ, ऑटोमेटिकली बच्चा 4-5 दिन में बहुत बेहतर कंडीशन में आ जाएगा और इंटेंसिव केयर में या वार्ड में एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपने बताई और बड़ी ऐसी ये इन्फॉर्मेशन है कि लोगों को पता नहीं होती अमूमन के छोटे बच्चों से डील कैसे करना है, उनको टैकल कैसे करना है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो है प्रोग्राम के अंदर मैं डिस्कस करूँगी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बच्चों के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि वायरल चल रहा है और वायरल के हिसाब से बुखार, नज़ला, खांसी, ये तमाम चीज़ें अमूमन पाई जा रही हैं बच्चों के अंदर और साथ ही साथ डायरिया का इशू भी आ रहा है और दीगर इशूज़ भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बच्चों के अंदर पाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा जैज़ गोल्ड के बारे में बता दूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैज़ गोल्ड पाकिस्तान का बेहतरीन पोस्टपेड नेटवर्क है। अगर आप भी बार बार स्क्रैच कार्ड से लोड करा कर थक
थक गए हैं और अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल करना चाहते हैं तो आज ही जैज़ गोल्ड पर स्विच कर जाएं और अपनी तमाम परेशानियों को बाय बाय कह दें। जैज़ गोल्ड लाया आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग मंथली पैकेज जिसका नाम है गोल्ड 699। गोल्ड 699 में आपको मिले ऑल डेटा, जैज़ मिनट और नेट मिनट और SMS जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट में मिल रहे हैं। तो आज ही अपनी जैज़ फ्रेंचाइज या फिर एक्सपीरियंस सेंटर पर विजिट करें और जैज़ गोल्ड पर स्विच हो जाएं। नाज़रीन, तमाम सूरत हाल के ऊपर जैज़ के बारे में तो हम आपको बता रहे होते हैं और जैज़ नेटवर्क एक बहुत वसी नेटवर्क है। प्रोग्राम की जानिब बढ़ूंगी और बच्चों की जो कंडीशन इस वक्त वर्स्ट हुई हुई है जो कि वायरल आजकल चल रहा है उस हवाले से बात करूंगी। डॉक्टर इब्राहिम, जैसे कि हम लोग ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि वायरल बड़ा इन हुआ हुआ है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, अमूमन बच्चों का सीना जकड़ जाना, ये कॉमन इशूज़ जो है वो हम फेस कर रहे हैं। लेकिन साथ में देख रही हूँ कि बच्चों को डायरिया भी हो रहा है, फिर डेंगू के केसेस में भी बच्चों के अंदर बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। तो ये तमाम सिनेरियो बच्चों को कैसे डील किया जाता है घर के अंदर? देखिए, पहले तो वायरल डायरिया होता ही ब्रोंकोलाइटिस है, मतलब जो वायरल इन्फेक्शंस, फ्लू लाइक इलनेसेस होती हैं, पहले तो स्टार्ट होता है हमारे ऊपर नाक के ज़रिए, साइनसेस से फेरेंजाइटिस, फिर यहाँ पे पाउच में जमा हो जाना, उसी के साथ कभी कभी निमोनियाज होते हैं। और यही जो म्यूकस होता है वो अगर जब पेट में जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो डायरिया करा देगा। कई दफ़ा माओं की कंप्लेंट्स होती हैं कि ग्रीन कलर के स्टूल्स आ रहे हैं हरे कलर के। उसकी भी वजूहत यही होती हैं कि आपका जो म्यूकस होता है वो ग्रीन कलर का होता है। जब वो पेट में जाता है तो पॉटी के ज़रिए जब निकलता है इंसानी फुजला में तो वो ग्रीन कलर का ही निकलता है और ग्रीन कलर का म्यूकस होता है और ग्रीन कलर का कलर बन जाता है, कलर मिक्स हो जाता है। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें यही होता है कि आपने डाइट चेंज कर देनी है। अगर थोड़ा सा बच्चा बड़ा है, 6 महीने का बड़ा है या 9 महीने का, 1 साल का है, तो आपने डाइट चेंज कर दी, थोड़ी सी आपने खिचड़ी और योगर्ट्स पे दे गए। दूध अगर आप माँ का दे रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ बकरी का दूध ज़्यादा सफिशेंट होता है क्योंकि वो आपके म्यूकस को ग्रो नहीं करता, क्योंकि प्रोटीन्स नहीं होते। कई लोग चाय बना के पिला रहे होते हैं या कई दफ़ा दूध पिला रहे होते हैं, गरम दूध करके भैंस का दूध पिला रहे होते हैं, उससे म्यूकस और डेवलप्ड होता है। ये एक्सपीरियंस आप देखिएगा कि अगर आप अडल्ट में भी अगर आपको म्यूकस हो रहा है या फ्लू लाइक इलनेसेस हो रही है और आपने चाय जितनी पीनी है पिएंगे आप, इतनी ही ज़्यादा जो है म्यूकस डेवलप्ड होगा और ब्रोंकोलाइटिस ज़्यादा बनेगा, म्यूकस भी ज़्यादा बनेगा और आपको खरखराहट भी ज़्यादा फील होगी और बहुत लंबे देर तक होगी। बेहतरीन काम ये है कि आपने कहवा पिलाना है, कहवा पिलाएं। कहवे से ज़्यादा बेहतर ये होता है कि कहवे में आपने अदरक का पानी बॉईल किया, थोड़ी सी अजवाइन और ट्यूमरिक, हल्दी जो होती है वो मिला के शहद में मिला के आपने पिलानी है। इससे म्यूकस बहुत जल्दी ड्राई होता है और वायरल इलनेसेस का भी बहुत अच्छा इलाज है अजवाइन जो है, वो जल्दी ठीक होता है। दवायाँ हमारे वायरस में काम नहीं करती हैं, लेकिन नो डाउट आजकल नई रिसर्च के हिसाब से वी स्टार्ट जो एंटी वायरल ड्रग्स हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं वो हम स्टार्ट कर देते हैं, इससे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। वो बेसिकली ऑफ द काउंटर नहीं होती, हमें रिकमेंड भी करनी पड़ती हैं और जो है हम उसको कहीं कंपाउंडिंग करवाते हैं तो इससे बच्चा बहुत जल्दी रिकवर करता है। एंटीबायोटिक्स आजकल नहीं दी जाती क्योंकि एंटीबायोटिक्स का रोल वायरल फ्लू में नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि एंटीवायरल देनी है, एंटीबायोटिक्स नहीं देनी। एंटीबायोटिक्स देने से आपकी इम्यूनिटी गिरती है और अच्छे वाले बैक्टीरियाज भी मार देती है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और मज़ीद हिट करता है जिससे बच्चा और ज़्यादा सीरियस होता है। तो डायरियाज़ में अगर डायरिया भी होना शुरू हो गया, थोड़ा सा ORS 30 to 50 ml जो है वो आप हर लूज मोशंस पे आपने ORS पिलाना है। लो ORS छोटे बच्चों के लिए लो ORS होता है, इसमें सोडियम और पोटेशियम की कंटेंट कम होती है, वो पिलानी है। और साथ में जो है आपको बच्चे को हाइड्रेट रखना है, माँ का दूध बहुत फ्रीक्वेंटली पिलाना है, तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है वो बेहतर भी हो जाएगा और बहुत जल्दी जो है वो रिकवर करेगा। ठीक है, ये तमाम प्रोसीजर तो आपने बता दिया। अच्छा, ये डेंगू का जो प्रोसीजर है जो आप देख रहे हैं, बड़ा अमूमन मैं देख रही हूँ बच्चों के अंदर भी पाया जा रहा है और बच्चे बड़े हद तक मुतासर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डेंगू के सिम्टम्स सबसे पहले क्या क्रिएट होते हैं बच्चों के ऊपर और किस तरीके से वहाँ से पिक किया जाता है कि हाँ ये डेंगू है? डेंगू को पिक करने के लिए सबसे पहले तो फीवर है। कई दफ़ा लोग मेरे पास आ रहे होते हैं जब फीवर उतर जाता है लेकिन बच्चे की टॉक्सिसिटी ठीक नहीं होती, रेडनेस ठीक नहीं होती, क्योंकि बच्चा हमेशा डेंगू के साथ ही प्रेजेंटेशन होती है रेडनेस की, टॉक्सिक लेवल बढ़ा हुआ होता है क्योंकि वो होता है सेप्सिस में, स्किन पर रेडनेस हो जाती है। बिल्कुल रेडनेस होती है। दूसरा बैकेट बहुत सीवियर होता है, पीछे हड्डियों में बहुत दर्द होता है।
कई दफ़ा डेंगू लिवर में चला जाता है और जॉन्डिस के असरात ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो हमारे पास तो जब आ रहे होते हैं जब फीवर का प्रोड्रोमल पी जो हिस्सा है वो ख़त्म हो जाता है और हमारे पास दूसरी कॉम्प्लिकेशन से आ रहे होते हैं। लेकिन नो डाउट अगर हमारे पास डायरेक्टली भी आ रहा है और 103 104 फीवर के साथ है, बच्चा बहुत लाल हो रहा है, बच्चे की आंखों में दर्द हो रहा है, बच्चे की कमर में बहुत दर्द है, बच्चों की जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है, तो आपको स्पेसिफिक डायग्नोसिस ही बनानी है कि डेंगू ही हो सकता है। लेकिन आजकल एक इत्तेफाक की बात है कि डेंगू के टेस्ट कराते हैं तो वो नेगेटिव भी होता आते है हैं। और ये बहुत कॉमनेस्ट है। तो प्लेटलेट्स भी डाउन नहीं हुए होते और WBCs डाउन होते हैं, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं पिक्चर यही बन रही होती है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा वायरस है जिसने अटैक किया हुआ है और समटाइम्स ये वायरस ने अटैक करने के बाद हमारे बोन मैरो को हिट करके WBCs गिराएं जो ल्यूकोसाइट्स कहते हैं हम, और साथ में जो है फिर बाद में प्लेटलेट्स गिराता है अगर इसमें डेंगू के असरात मौजूद हैं आजकल। लेकिन साथ में डेंगू और टाइफाइड बहुत साथ में चला हुआ है, तो वायरल एंड बैक्टीरिया, जिसमें हमें डायग्नोसिस करने के लिए हमें CBC जब कराते हैं कंप्लीट ब्लड पिक्चर जो है वो टेस्ट कराते हैं, उसमें हमें न्यूट्रोफिल्स हाई मिलते हैं, ल्यूकोसाइट्स नहीं मिलते हैं। ल्यूकोसाइट्स नॉर्मल होते हैं या ल्यूकोसाइट्स डाउन होते हैं और न्यूट्रोफिल्स हाई होते हैं और CRP बहुत हाई होता है, C रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो बहुत हाई होता है। उस पर हमें होता है कि हम ब्लड कल्चर्स कराते हैं। ब्लड कल्चर्स कराने के बाद कुछ दिन तो हमें वेट करना पड़ता है उस टेस्ट के लिए, लेकिन प्रोफाइलली हम टाइफाइड की ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइफाइड भी एंडेमिक हुआ है और XDR टाइफाइड ही हुआ है जिसमें हर दवाई से रेजिस्टेंट होती है, हमें 4th जनरेशन ही मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है डायरेक्टली। तो आजकल ये बहुत एक सीरियस इश्यूज़ हैं कि डेंगू टाइफाइड, डेंगू के साथ लिवर का इन्फेक्शन, डेंगू के साथ मलेरिया का इन्फेक्शन, ये बहुत साथ साथ हिट किए हुए हैं और इसको हम थोड़ा सा पजल हुए हैं कि किस तरह इसको डायग्नोस करें, क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि पेरेंट्स की सेटिस्फिकेशन, क्योंकि सिर्फ पेरेंट्स नहीं होता है, इसके साथ पूरी फैमिली होती है, उसको आपको सेटिस्फाई करना होता है, उसको पूरी जजमेंट देनी होती है कि है क्या चीज़। और दूसरा ये कि आपके पास जब पेशेंट आ रहा होता है तो ऑफ कोर्स वो इतनी कॉन्फिडेंस लेवल से आ रहा होता है कि कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं तो ही कैन डायग्नोज एवरीथिंग। पर मगर कभी जो होता है हमारे लिए भी हर चीज़ पजल चैलेंज हो जाता है, पजलिंग डेज बन जाते हैं कि इसमें डायग्नोस क्या करें। फिर पेशेंट्स को जब हम एडमिशन की बात करते हैं कई दफ़ा तो पेशेंट्स रिफ्यूज़ल पे आ जाते हैं कि नहीं करना है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होती है कहीं ना कहीं हम भी फंस रहे होते हैं क्योंकि एडमिशन रेशियोज से बहुत सारी चीज़ें हम अगर 24 आवर्स 48 आवर्स हमारे पास रखते हैं तो हमारे साथ जो टीम होती है, जो टीम काम करती है, बेसिकली एक डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर के साथ बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है, वो भी हमें बहुत सारी चीज़ें बता रही होती है कि इसका जो फीवर है वो कितना आया है, हाई गया, लो गया, कितना उतरा, फिर हमारे जो ब्लड प्रेशर्स हैं, हार्ट रेट है, डेंगू के साथ हर बंदा अपना काम कर रहा होता है ना। डेंगू के साथ बहुत सारी चीज़ें एफिलिएटेड हैं, साथ में जैसे ब्लड प्रेशर्स हैं, हार्ट रेट है, वो बहुत देखना होता है। फिर कई दफ़ा बच्चा सेप्टिक शॉक में होगा तो आप जैसे अंडर आर्म्स में अगर फीवर लेंगे तो फीवर नहीं आएगा। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आपको एक नई बात बता दूँ, बच्चा बिल्कुल सेप्टिक साइंस में होता है, बिल्कुल पेरिफेरी कोल्ड होती है, मतलब हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हैं, बॉडी ठंडी हो रही है, लेकिन फीवर 104 है। अब कई दफ़ा हमें डायग्नोसिस करने के लिए पर रेक्टल चेक करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम चेक करके देखते हैं कि फ़ीवर कितना है। अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है तो पहले हमें इसको पहले तो बॉडी को ठंडा करना है, गर्म करना है, गर्म करने के बाद आपको फ़ीवर को मैनेज करना है। तो फीवर के लिए भी पर रेक्टल हम पैरासिटामोल की सपोस्ट्रीज आ रही हैं आजकल, वो रख देते हैं। अब उसमें आपको ये देखना है कि आपको कोई ब्लीडिंग इश्यूज़ तो नहीं आ रहे, साथ में अब इतना ठंडा बच्चा होता है तो आप डायरेक्टली IV भी पास नहीं कर सकते क्योंकि सारी वेन्स जो हैं वो कोलैप्स होती हैं। तो ठंडा होता क्यों, ये क्यों सिम्पटम्स सेप्टिक शॉक में, सेप्टिक शॉक में हर वक्त बच्चा ठंडा ही मिलेगा आपको। जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होगा तो आपको जो हमारी बॉडी है उसमें जो ब्लड फ्लो है वो बहुत कम हो जाता है और उसमें आपको जो टेम्परेचर है वो हाइपोथर्मिया की तरफ चला जाता है। तो वो आपको देखना है क्योंकि डेंगू के साथ वॉमिटिंग्स, डायरिया, डेंगू के खुद की जो इन्फेक्शन रेशियोज़ हैं, क्योंकि डेंगू में छोटा सा आपको बता दूं कि डेंगू में होता क्या है। डेंगू जब डेंगू के मच्छर, इन्फेक्टेड मच्छर ने आपको काटा तो आपको डेंगू हुआ आफ्टर 72 आवर्स, तो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। समझ लो एक वेन है, एक वेन्स है, उसमें इन्फ्लेमेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब उस वेन्स में जो बाहर चीज़ें निकलना शुरू हुई, इसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट निकल गया, सोडियम निकल गया, पोटाशियम निकल गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये सब निकल गए, साथ में पोटाशियम निकला और साथ में जो है छोटी से छोटी चीज़ जो है प्लेटलेट्स है वो भी साथ में निकल गए, इसलिए प्लेटलेट्स नीचे जा रहे होते हैं। अब किस आप अगर एक दिन गिने और फिर इसके बाद 6 डे गिने तो 6 डे पे बढ़ना भी शुरू हो जाता है, लेकिन इसकी शर्त यही है कि आपका पोटाशियम लेवल सही हो,
क्योंकि पोटाशियम जब कम होगा तो आपकी वॉमिटिंग बढ़ेगी, पेट में दर्द शुरू होगा और नोजियाटिक फीलिंग रहेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है ना वो खाना पीना छोड़ देगा। और उसके साथ सोडियम निकल गया तो बच्चे को झटके लगना शुरू होंगे, फिट्स पड़ने शुरू हो, बच्चा कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो शुगर लेवल कम हो जाएगी, तो फिर फिट्स पड़ना शुरू हो Weaknesses हो जाएंगे। जाएंगी। तो ये सब इंटेंसिव केयर की चीज़ें हैं कि इंटेंसिव केयर में मैनेज करनी होती है। साथ में आपके जब प्लेटलेट्स नीचे गिरना शुरू होते हैं तो प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, तो इसमें आपको ब्लीडिंग रेशियो बढ़ता है। आफ्टर 20,000 या 10,000 या 30,000 पे भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो आपको उसके बाद प्लेटलेट्स लगाना है। इसके साथ आपको पीटीटी के टेस्ट कराने हैं कि आपकी जो ब्लीडिंग फैक्टर्स हैं वो कम तो नहीं हो रहे। आपके साथ प्लेटलेट्स के लोग यानी मतलब उनको काउंसलिंग करके रखना है कि आपको अरेंज करके रखना है। अगर प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम प्लेटलेट ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों में तो ये है कि 50,000 से नीचे तो आपको लगाना ही लगाना। बड़ा बच्चा होता है तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है 20,000 भी है और कोई ब्लीडिंग इशू नहीं है तो आपने रिकवर कर जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन उसकी शर्त यही है कि आईवी फ्लूइड्स पे ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि आईवी फ्लूइड्स ही इसका मेन इलाज है। मैं आपको कहा सोडियम पोटाशियम जो है वो अगर निकलना शुरू होगा तो आपकी जो बॉडी का जो अंदर से जो इंडेक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बहुत नीचे आना शुरू होगा। इसके बाद आप बहुत ज़्यादा जो है हाइपोथर्मिया में फिट्स पड़ना, एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ना, नोजियाटिक होना, वॉमिटिंग्स होना, ये सारी नॉर्मली चीज़ें सिम्टम्स हैं। ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो डेंगू के साथ असरात में होती है। विद द इन्फ्लेमेशन प्रोसेस, जब तक इन्फ्लेमेशन प्रोसेस है 7 डेज का, वहाँ तक आपके 1 वीक का प्रोसेस के अंदर होता 1 है। वीक का एक प्रोसेस है जिसमें आपको डायग्नोसिस भी बनानी है और उसी दरमियान में अच्छी सी ट्रीटमेंट करनी है, तो आप उस फैक्टर से जो है बाहर आ जाएंगे। ठीक। अच्छा, जब ये तमाम प्रोसीजर होता है तो इसमें कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स भी बड़ी तादाद में गिरना शुरू हो जाते हैं, तो ये कैटेगरी कब आती है? ये हम कब जो है वो डायग्नोस करते हैं कि जब वाइट ब्लड सेल्स जो है बॉडी से गिरना शुरू कर देते हैं? जब भी हमारा इन्फ्लेमेशन प्रोसेस होगा और कोई इन्फेक्शन सेप्टिक इन्फेक्शन में चला गया, जैसे CRP बहुत हाई हुआ, सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत हाई हो गया, तो उसने आपको जाके जो है बोन मैरो को हिट करना है। और WBC बनते बोन मैरो, जहाँ बोन मैरो हिट करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके रेशोज गिरेंगे WBCs के। वहाँ आपको डायग्नोसिस बनाना है कि ये क्या तो ये टाइफाइड की तरफ जा रहा है या फिर डेंगू तो इन्फेक्शन है डेंगू या- का और वाइट ब्लड सेल्स का कनेक्शन क्या होता है? किस तरीके से पता चलता है? कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स डेंगू के अंदर गिरते हैं? ज़रूरी नहीं है कि डेंगू में गिरे, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जिसने बोन मैरो को हिट किया होगा तो वो WBC जाके गिराएगा। ओके। उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डेंगू ही हो, उसमें टाइफाइड भी हो सकता है, उसमें इन्फेक्शियस डिजीज़ के मलेरिया हो सकता है, उसमें हमारे मीजल्स, चिकन पॉक्स, जो भी ऐसी कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है, चाहे वायरल हो या बैक्टीरियल हो, जिसने बोन मैरो को जाके हिट किया। जैसे अगर फर्ज करें कोई इन्फेक्शन ने लंग को हिट कर दिया तो लंग को इन्फेक्टेड कर देगा, निमोनिया करा देगा। अगर किसी ने हार्ट को इन्फेक्टेड किया तो मायोकार्डाइटिस करा देगा, किसी ने ब्रेन को किया तो मेनिंजाइटिस करा देगा, इनकेफेलाइटिस करा देगा। इसी तरह बोन मैरो को हिट करेगा तो बोन मैरो की सप्रेशन कराएगा। जैसे स्प्लीन में करता है तो स्प्लीनोमेगली करा देगा, तो लिवर यानी में कराएगा बोन तो मैरो लिवर को में हिट इन्फेक्शन करा करने के देगा। साथ ही वाइट ब्लड सेल्स गिरना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी वायरल हिट जी करे। बिल्कुल। ठीक है। और अगर हम बात करें डेंगू के साथ टाइफाइड की, टाइफाइड के साथ मलेरिया की, तो ये 3 कॉम्बो बिल्कुल डिफरेंट्स हैं, और ये 3 कॉम्बो जब एक साथ मिलते हैं तो ये क्या रिएक्शन क्रिएट करते हैं? बिल्कुल यही रिएक्शन क्रिएट करते हैं कि आपकी जो सेल लाइंस हैं उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, और प्लस साथ में जो आपकी ह्यूमन फ्रेम है उसको ही डैमेज कर रहे होता है। हम देखें ना, सेप्टिक शॉक में जाना, हाइपोथर्मिया जाना, डायरिया हो जाना, आपके जिस्म टूटना शुरू हो जाना, हाई ग्रेड ठीक नहीं होना, हाई ग्रेड फीवर जो है ठीक नहीं होना, और ये सारी चीज़ें जो साथ साथ आ रही होती है, इसमें वॉमिटिंग्स होना, ये सारी चीज़ें ये है ही है कि आपके जो है आपकी फीवर, अब फीवर के प्रोडोमल एरियाज हैं, और फर्स्ट करें मलेरिया भी और डेंगू भी है, तो मलेरिया के फीवर शिवरिंग के साथ होगा और डेंगू का फीवर डायरेक्ट चलेगा, दोनों 104 पे होंगे। तो आपको चेक करना है दोनों को टेस्ट करा के दोनों हैं या नहीं है। अब साथ में अगर हीमोग्लोबिन कहीं ड्रॉप हुआ है तो हमें शक पड़ता है कि यार हो सकता है मलेरिया भी हो, प्लेटलेट्स कहीं ड्रॉप हुए तो हम कहते हैं डेंगू हुआ होगा, WBCs कहीं ड्रॉप हुए तो हम कहते हैं यार ये हो सकता है कि टाइफाइड भी हुआ। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं। ह्यूमन फ्रेम को देखते हुए लैब को, सिर्फ लैब को नहीं देखना, ह्यूमन फ्रेम को भी देखना है कि ह्यूमन फ्रेम ने क्या डैमेज किया है, उसको भी ठीक करना है और आपको लैब्स को भी ठीक करना है। ठीक है। ये तमाम प्रोसीजर तो आपने बताया कि किस तरीके से डेंगू को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और जो ये कॉम्बो हमने बताया कि ये कॉम्बो से भी लोग बड़े जो है वो परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें आइडेंटिफाई करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। तो स्पेशलिस्ट के पास जाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग घर में बैठकर इन तमाम सूरत हाल से निपट रहे होते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है कि वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। नाज़रीन, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।
वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले डेंगू की कैटेगरीज़ के हवाले से बात कर रहे थे कि बच्चों को किस किस तरह के सिम्टम्स जो है वो लाहक होते हैं और किस तरह से बच्चे जो है वो उसमें सर्वाइव कर रहे होते हैं और फिर उनको क्या ट्रीटमेंट दी जाती है, क्या प्रिकॉशन दी जाती है, तमाम चीज़ें हम बात कर रहे थे। प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है तमाम चीज़ों को हमने, तो अभी भी हम मज़ीद जो है वो इसी पर डिस्कशन लेकर चलेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे ज़रा रेमेडीज़ के ऊपर, प्रिकॉशंस के ऊपर कि अब हम इससे किस तरीके से बच सकते हैं और अगर हाई ग्रेडेड फीवर है और अगर हाई पे फीवर जा रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर इब्राहिम, सबसे पहले तो यही बात करूंगी मैं, प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं, इससे किस तरीके से हम लोग जो है वो फर्स्ट एड घर में रह के दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को जब बुखार हो रहा होता है या कोई भी बच्चा वायरल में क्यों ना हो या डेंगू के बुखार क्यों ना हो, तो उससे हम घर में रह के फर्स्ट एड क्या देंगे उसको। लेकिन इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन हो, कहाँ से बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन हो, कहाँ से बात करें? जी मैं इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी। मेरी बेटी है 4 साल की। तो जैसे ही मौसम चेंज हुआ है या होता है, मैंने अक्सर देखा है कि जी खांसी बढ़ जाती है, हल्का सा बुखार होता है और बलगम हो जाता है। तो क्या ये जो सिम्टम्स हैं ये सिर्फ सर्दी की वजह से ही होते हैं या और भी कोई वजह हो सकती है इनकी? अक्सर बच्चों में देखा गया है। ठीक है। इसमें जो वेदर चेंजेस होती हैं, कई दफ़ा एलर्जीज़ नहीं होती, वेदर चेंजेस की हिसाब से भी जो है आप अपना बॉडी का जो फ्रेम है वो चेंज करते हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल 2 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं, उनमें जो असरात बैक्टीरिया वायरसेस जो होते हैं वो ज़्यादा अटैक कर रहे होते हैं, क्योंकि साल में 10 दफ़ा बच्चे बीमार हो रहे होते हैं। क्योंकि 200 वायरसेस और बैक्टीरिया हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं 2 साल तक हमें इम्यूनिटी बनाने के लिए। कुछ बच्चों को बहुत कम असरात होते हैं, कुछ बच्चों को ज़्यादा होते हैं। कुछ बच्चे आईसीयू में पहुंच जाते हैं, कुछ बच्चे हॉस्पिटलाइज होते हैं, कुछ बच्चे खुद ठीक हो जाते हैं, कुछ बच्चे एसिम्प्टोमेटिक हल्का सा नज़ला हुआ और ठीक हो गया। उनका सबसे बड़ा दारोमदार मैंने आपको कहा इम्यूनिटी बिल्टअप है। इम्यूनिटी बिल्टअप कहाँ से होती है? 1000 डेज़ ऑफ लाइफ, जिसका मैं बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म में काम करता हूँ। 1000 डेज़ ऑफ लाइफ शुरू होता है यूट्रस से। फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर 2 साल बच्चे तक की इम्यूनिटी को डेवलप करने से आपकी जो रेशियोज़ ऑफ इन्फेक्शन है वो सबसे कम होते हैं। अब वो कब होती है? जब माएँ अच्छी ग़िज़ा लें, माएँ जंक फूड ना खाएं, प्रिजर्वेटिव्स ना खाएं, हमारे यहाँ पे जो मोनोसोडियम ग्लूकोनेट का इस्तेमाल होता है वो कम करें। जब एलर्जी फैक्टर्स कम होंगे, विटामिन डी लेवल सही होगा, हमारे विटामिन सी सही होगा, जिंक सही होगा हमारी बॉडी के अंदर, आयरन ठीक होगा, तो आप सोचिए कि आपका जो बच्चा बाहर आएगा वो इम्यूनिटी प्रोटेक्टेड होगा और उसको बीमारियाँ सबसे कम लगेंगी। आजकल आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, 3.5 किलो 3 किलो से छोटे बच्चे 2 किलो 2.25 किलो के बच्चे पैदा होते हैं। एक ज़माने में बच्चे 3 किलो से ऊपर पैदा होते थे। एक ज़माने में नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती थी, ऑपरेशन कम होते थे। अब ज़्यादातर ऑपरेशन होते हैं क्योंकि वो पेन बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हैं। ना वो बच्चे की डेवलप हो रही होती है, ना अंदर वो पानी के खौल प्रॉपर बन रहा होता है, ना यूट्रस जो इंक्यूबेटर है, इंक्यूबेटर ऑफ ये यूट्रस को हम कहते हैं इंक्यूबेटर है, बच्चा उसमें पल रहा होता है 9 महीने, उसमें उतना पावर ही नहीं होता। उसकी जो पानी होता है, पानी की जो पावर होता है जिस पर बच्चा पलता है और उस पर बच्चा एनर्जी लेता है, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी करता है, वही सही नहीं होती। तो आपके आगे जाके जो एलर्जीज़ हैं या नमूनियाज़ हैं या आपकी जो छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं वो लगती इसीलिए हैं कि उनकी वजूहत यही होती हैं कि आपके जो माओ के जो स्ट्रक्चर्स हैं, माओ का जो यूट्रस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत वीक था। इसके बाद बच्चा जब डेवलप हुआ तो बच्चा टॉप फीड पे आ गया। जब टॉप फीड पे आया या काउ मिल्क पे आ गया तो आपकी जो हीमोग्लोबिन लेवल है, विटामिन डी कम हो गया या आपके सेल्स कम हो गए, इम्यूनिटी नहीं बढ़ी, तो आप सोचिए कि आगे जाके कितने बच्चा इन्फेक्टेड होगा। इसी तरह वेदर चेंजेस में भी बार बार आपको अटैक करता है। कुछ बच्चों का, कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ बच्चों को देखा होगा वो वेदर में भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने इम्यूनिटी बहुत अच्छी ली हुई है। कब? 1000 डेज ऑफ लाइफ से माँ ने बच्चे को अच्छी तरह फीड कराया, स्ट्रॉन्ग किया। तो स्ट्रॉन्गनेस आती ही यूट्रस से, आगे जाके माँ से ही आती है। तो हम अगर ये सोचें कि टॉप फीड पे डाल दिया या बच्चा जब पैदा हुआ अम्मी जंक फूड पे है, फिर बच्चा भी जब बड़ा हुआ तो जंक फूड पे चला गया, चिप्स बिस्किट ज़्यादा खा रहा है, तो ग़िज़ा का बड़ा रोल है। न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन हमारी ह्यूमन फ्रेम को बहुत पावर देता है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और डॉक्टर साहब कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? शाहिद महमूद बात कर रहा हूँ कराची से। डॉक्टर साहब से ये पता करना था कि मेरा 3 साल का बेटा है, वो सर्दियों में, ठंड में अक्सरियत में उसको सांस
का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, फिर सीने में बलगम है, तो इसके लिए थोड़ी सी एडवाइस चाहिए, क्या करना चाहिए? या ये सर्दियों में ही ऐसा होता है? अमूमन मैं देखता हूँ तो मैं सर्दियों में मेरे बच्चे के साथ ही होता है। अमूमन सर्दियों में सर्दियों में इसलिए प्रॉब्लम होता आती है कि ड्राई वेदर सबसे ज़्यादा होता है, तो एलर्जी फैक्टर्स, एक्जिमा, स्किन के भी प्रॉब्लम सर्दियों में ज़्यादा होते हैं, और इसलिए होते हैं कि ड्राई वेदर ज़्यादा होता है। इसी तरह एलर्जी, अस्थमा भी सर्दियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि जब खुश्क हवा चलेगी तो डस्ट ऊपर जाएगा, जब डस्ट जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके राइनाइटिस, यही चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी कि डस्ट एलर्जी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा शिकायत आ डस्ट के रही है। साथ राइनाइटिस के साथ साइनसाइटिस, साइनसाइटिस के साथ फेरिंजाइटिस, लारिंजाइटिस, फिर नमूनिया, ब्रोंकोलाइटिस, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं डस्ट की वजह से, ड्राई वेदर की वजह से। साथ में कई दफ़ा जिन बच्चों को इस तरह की सिचुएशन हो, हमेशा मैं कहता हूँ कि इनका CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट्स, उसमें हीमोग्लोबिन लेवल्स, इजिनोफिल्स, मोनोसाइट्स देखना ज़रूरी है, वॉर्म्स को देखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली आपको देखना है कि इसका विटामिन D लेवल कितना है, क्योंकि अगर विटामिन D कम है तो आप सालों साल मेहनत करके अस्थमा, एलर्जीज, ब्रोंकोलाइटिस और को ठीक आजकल नहीं कर पाया सकते। जा रहा है विटामिन D बहुत कम, लैक विटामिन D है। बिल्कुल, तो विटामिन D को टेस्ट करना है, IG लेवल्स कराना है, एलर्जी लेवल्स करा के देखना है कि एलर्जी लेवल कितना है। और एलर्जी लेवल अगर ज़्यादा है तो आपको एलर्जी वाले डॉक्टर के पास जाके उसको ट्रीटमेंट करानी है, और चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। दूसरा, स्टीम सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी ड्राई वेदर हो रहा हो तो आपको ह्यूमिड लेवल चेक करना है। अगर ह्यूमिडिटी कम हो रही है तो ह्यूमिडिफायर यूज़ करें, जो वार्म ह्यूमिडिफायर्स होते हैं वो यूज़ करें। स्टीम का फैक्टर सबसे ज़्यादा रखें, लौंग और कलौंजी के साथ, लौंग के साथ आप स्टीम लें, रॉक सॉल्ट के साथ, उससे भी बहुत ज़्यादा जो है। कोविड की सिचुएशन में भी बड़ा लोगों को कहा है कि लौंग के साथ कोविड इज आल्सो वायरस ना, वायरस अटैक जो कर रहा होता है उसका एक ही ब्रोंकोलाइटिस का, और इसका ट्रीटमेंट एक ही है। विटामिन का जोर ज़्यादा रखना होता है, जिंक बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपकी लेयर्स को बना रहा होता है। ऐसे विटामिन C है, इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, ऑक्सीजनेशन देता है। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ एप्पल, बीटरूट, कैरेट, मिरेकल स्मूदीज़ हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंटली पीना चाहिए। तो मलंगा का सादा इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी को बहुत रेस्ट करता है, और साथ में जो है आपके अंदर बहुत सारे मिनरल्स देता है, उसमें कुदरती तौर पे मिनरल्स। इसी तरह ABC, एप्पल, बीटरूट, कैरेट में भी जो है मिनरल्स हैं और कुदरती तौर पे मिनरल्स हैं, वो आप पिलाएं बच्चों को। विटामिन D चेक कराएं। तो ये चीज़ें करने से आपकी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अदरवाइज़ भी ठीक ना हो तो आप ज़रूर अस्थमा एलर्जी के स्पेशलिस्ट जो हैं उनके पास जाके ज़रूर दिखाएं। जनरल फिजिशियंस के पास इन चीज़ों का ट्रीटमेंट नहीं है, तो उनके पास जाके आप लाइन में बैठ के टाइम ज़ाया करते हैं और कुछ नहीं करते, वो 1-2 दवाएँ लिखते हैं और आपको भेज देते हैं। ठीक है, हमारे मेरे प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि एक फ़ीमेल की कॉल आई है, वो प्रेग्नेंट है, वो कह रही हैं कि मैं प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन करवा सकती हूँ कोविड की? जी बिल्कुल करा सकती हैं, प्रेगनेंसी में भी करा सकती हैं और आफ्टर प्रेगनेंसी भी करा सकती हैं। और इसमें वैक्सीन्स के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हल्का सा अगर बुखार आता है तो टॉलरेबल है, और पैनाडोल लेके आप उसको ठीक कर सकती हैं। तो कोविड का कोई ताल्लुक वैक्सीन से नहीं है, तो बिला खौफ और हराज जो है आप कोविड का वैक्सीन लगवाएं, इट्स सेफ। ठीक है, अब हम प्रिकॉशंस की तरफ आते हैं कि ये जो मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि अगर वायरल बड़ा जो है वो पीक पर है या बुखार बड़ा पीक पर है, तो फर्स्ट एड के तौर पर घर में सबसे पहले क्या करना चाहिए उस फीवर को नीचे लाने के लिए? उस फीवर को लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले तो पैनाडोल आपके घर पे होनी चाहिए, पैरासीटामोल सब, ठीक है, पैरासीटामोल आपके घर पे होनी चाहिए। आपके पास पैरासीटामोल की आजकल सपोजीज आती हैं, आप पर रेक्टल यूज़ करते हैं, वो आप यूज़ करें। नई रिसर्च में आया है कूलेक्स से पैच आते हैं, वो आप यूज़ करें। टैप वाटर, सादे पानी की पट्टियाँ रख सकते हैं। अल्कोहलिक स्वैब्स आते हैं, अल्कोहल के स्वैब्स आते हैं, वो आपको अंदर एक्जिला में रखें, उससे भी आपका फीवर रिड्यूस हो जाता है। और हाई ग्रेड फीवर में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि बच्चों को 6 महीने से लेके 6 साल तक बच्चों को झटके पड़ने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसमें फीवर हाई ग्रेड ना हो, 100 से ऊपर ना जाए, आप 100 से नीचे रखने की कोशिश करें। ज़्यादा फीवर हो रहा हो, नहीं उतर रहा हो, तो डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास जाके ज़रूर उसको इन्वेस्टिगेट कराएं कि हमारे बच्चे को क्या फीवर हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम, प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया, बहुत सारी हमने बातें की, बहुत सारी डिस्कशन की हमने, और बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बताई, नॉलेज दी कि किस तरीके से आप लोग तमाम चीज़ों से लड़ सकते हैं, किस तरीके से आप लोग प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छे डॉक्टर के पास, एक स्पेशलिस्ट के पास जाकर जो है वो अपने बच्चों का इलाज करा सकते हैं। खुदारा घर में डॉक्टर ना बने, क्योंकि आप लोग जो है मज़ीद केसेस को ख़राब कर देते हैं। आप लोग स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, वहाँ पर जाकर आपका बेहतरीन तरीके से इलाज हो सकता है, और वो जो नॉर्मल इलाज होना है वो वो कहते हैं ना केस ख़राब नहीं होता। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तमाम चीज़ें करें आप लोग। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।